Hello everyone, here I am Tripathi. Now we are going to discuss about sequence and series of class 11th maths. We are going to discuss about some concepts related to sequence and series. Actually, there are four types of sequence, that is arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression and arithmetico-geometric progression. Actually, in arithmetic progression, we are already learned some concepts and related to its questions in previous classes, that is class 10th. In this video, I will discuss about geometric progression. Okay, we are going to discuss about geometric progression. So firstly, we are going to divide this sequence and series in four topics. First is arithmetic progression. Second one is geometric progression. Third one is harmonic progression. And fourth one is arithmetico geometric progressions. Okay, actually we are already know about arithmetic progression. arithmetic progression क्लास 11th में ज़्यादातर बच्चे ये टॉपिक समझ चुके हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आप लोग देख चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है वो अभी हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे इसमें। जैसे सबसे पहले हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को आप एबी के नाम से भी जानते हैं। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन को आप जीपी बोलोगे और हार्मोनिक प्रोग्रेशन को आप एचपी के नाम से जानते हैं। और ये जो आपका लास्ट में बचा हुआ है अर्थमेटिको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम एजीपी के नाम से जानते हैं। इसका जो शॉर्ट टर्म है वो एजीपी है। ठीक है, अब एक्चुअली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में हम थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहेंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो सबसे पहले आप सीक्वेंस एंड सीरीज को देखिए कि सीक्वेंस एक्चुअली होता क्या है। सीक्वेंस एक्चुअली में कुछ नहीं होता है, ये नंबर्स का कुछ ऐसा पैटर्न होता है। जब किसी पैटर्न को अगर हम रीड करते हैं और उस पैटर्न को हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही है या ऐसा कौन सा पैटर्न आप यूज कर रहे हो जिससे कि एक अगली टर्म आपको मिलती चली जाती है। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर में कि अगर हम किसी एक दूसरे नंबर्स को अगर हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो अगला टर्म आपको मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ही सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे, वो एक स्पेशल टाइप का बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक स्पेशल टाइप का पैटर्न बनाएगा। और जैसे ऐड करने पे जैसे हमने बताया था कि जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी आप लोग जानते ही हो कि सपोज कर लो हमने कोई टर्म लिया, सपोज कर लिया मैंने 2 लिख दिया। अब इस 2 में अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, सपोज कर लो हमने क्या कर दिया, एक ऐसा एक पर्टिकुलर नंबर ले लिया जिसको हम इसमें क्या कर दें, ऐड कर दें। तो 2 पहला अभी 3 इसमें ऐड कर देंगे तो क्या है 5 आएगा, फिर
फिर 5 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 8 आएगा, फिर 8 में 3 को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 11 आएगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर्स आप डिफाइन कर सकते हो। तो एक्चुअली यही जो आपका सीक्वेंस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर नंबर में कोई एक दूसरा अदर नंबर जिसको हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो ऐसे में ये जो सीक्वेंस मिलेगा इसी सीक्वेंस को हम क्या बोलेंगे बेटा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये स्पेशल टाइप का एक प्रोग्रेशन हो गया, यानी कि आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, ये प्रोग्रेस करेगा, चाहे ये इंक्रीज करेगा और या फिर डिक्रीज करेगा। कभी कभी ये कांस्टेंट के रूप में अगर हम देखते हैं तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्या है एक्चुअली। तो एक पर्टिकुलर गिवन नंबर में अगर हम कोई नंबर ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका एक नेक्स्ट नंबर मिलता चला जाएगा। तो ऐसे ही प्रोग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि इस वाले पहले वाला जो टर्म होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को अगर हम ए लिख लें, जो सेकेंड टर्म होगा वो क्या है, इसको अगर हम ए से डिफाइन कर रहे हैं और ये जो सेकेंड टर्म है आपको वो अगर हम फर्स्ट टर्म को अगर तो इसको A2 से करेंगे, थर्ड टर्म को A3 से कर लेंगे। ठीक है, जो थर्ड टर्म होगा वो किसको से करेंगे, थर्ड टर्म को हम लिखेंगे A3। ठीक है, इसी तरह से फोर्थ टर्म को A4 एंड दैट्स ऑल। तो जो nth टर्म आएगा, जो nth टर्म होगा इसको हम देखते हैं a प्लस n माइनस 1। ये nth टर्म निकालने का एक तरीका होता है किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक्चुअली इस चीज़ के बारे में आपको जानते हैं, इसको हम DN में लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है, d इज द कॉमन डिफरेंस। हाउ कैन यू फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए गिवन प्रोग्रेशन, दैट इज इन AP। अगर कोई सीक्वेंस आपका AP में तो कैसे निकालोगे कि nth टर्म इसका क्या है, इसका nth टर्म क्या है। ओके, तो nth टर्म निकालने का जो तरीका है वो क्या है कि सेकेंड टर्म से हम फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को अगर क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा केस में क्या बनेगा, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को आप डिग्राम में डालते हैं और ये क्या होता है कि आप सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करो या थर्ड टर्म से सेकेंड टर्म को सब्ट्रैक्ट करो या फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म को सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप इसके बारे में नहीं पढ़ोगे, हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली होता क्या है, जैसे यहाँ पे हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम वैल्यू फाइंड आउट करते थे, प्रोग्रेशन डिफाइन करते थे, तो यहाँ पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हम क्या करेंगे, डिवाइड करके वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन ये होता क्या है। एक्चुअली जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्चुअली वह सीक्वेंस होता है जिसमें हम देखते हैं कि उसका जो रेशियो है, क्या है, रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए। रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए। तो रेशियो कांस्टेंट कैसे आ सकता है कि जैसे हमने एक टर्म ले लिया, फर्स्ट टर्म को हमने क्या सपोज कर दिया, दूसरे वाले टर्म को हमने क्या कर लिया, r कर दिया, तीसरे टर्म को क्या कर लिया, ar²। ऐसे हमने सीक्वेंस डिफाइन करें। ठीक है, तो यही सीक्वेंस आपका जीबी में कन्वर्ट हो जाएगा कब, जब उसका रेशियो कांस्टेंट आएगा। रेशियो का मतलब कि सेकेंड टर्म को अगर हम फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दें तो वही वैल्यू आनी चाहिए जिसको हम थर्ड टर्म को उसके सेकेंड टर्म से डिवाइड करने पे आए। बात समझ में आ रही है। अगर ये देखिए सेकेंड टर्म क्या है आपका AR,
डिवाइड कर देंगे तो ये जो ए कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी आर। वैल्यू क्या मिल जाएगी आर। सेम अगर हम ए आर स्क्वायर करें, अगर हम एक आर से डिवाइड कर दें तो ए और ए कट जाएगा, एक आर यहाँ से कट जाएगा तो वैल्यू क्या मिल जाएगी आर। तो यहाँ पे भी आर मिला, यहाँ पे भी आर मिला। ये जो आर आपको दिख रहा है ये अगर सभी टर्म को ऐसे ही हम देखते रहे कि थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर दें, फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर दें, ऐसे ही फिफ्थ टर्म को उसके जस्ट प्रीवियस वाले टर्म से डिवाइड करने के बाद अगर ये रेशियो आपका कांस्टेंट आ जा रहा है यानी कि सेम वैल्यू दे रहा है तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि ये जो दिया गया प्रोग्रेशन है वो किस में होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, या जो दिया गया सीक्वेंस है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंतर्गत आएगा। गॉट इट। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन आप कैसे डिफाइन करते हो और इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है। ओके, तो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का जो पहले n टर्म्स का सम है वो कैसे निकालते हैं और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम वो कैसे निकालते हैं और उसमें उसका रेशियो क्या होना चाहिए। रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि रेशियो के बिना हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म और उसका कॉमन डिफरेंस इम्पॉर्टेंट होता था, उसी तरह से जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये जो आपका मिलेगा, ये जो आपका पैटर्न मिलेगा, ये पैटर्न किसमें क्या रहेगा, जीपी में। कब? जब सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दे, थर्ड टर्म को उसके जस्ट प्रीवियस सेकंड टर्म से डिवाइड कर दे, फोर्थ टर्म को उसके थर्ड टर्म से डिवाइड कर दे और इन सभी में एक समान रेशियो मिले, तो ऐसे केस में यह आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहलाएगा। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल समझने वाले हैं, ये देखिए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और आपको ये बताना है कि जैसे आप लोगों ने एपी में एनएस टर्म निकाला था, इसमें भी एनएस टर्म आएगा, जैसे उसमें सम निकालते थे इसमें भी सम निकालेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और ये चेक करते हैं कि जो दिया गया सीक्वेंस है क्या जीपी में है या नहीं। सबसे पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सपोज करो हमने यहाँ पे लिखा 2 4 8 16 एंड तो ये रहा कुछ नंबर्स का पैटर्न दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये आपका फर्स्ट टर्म मिला और ये आपका सेकंड टर्म। तो अगर हम 4 सेकंड टर्म को इसके जस्ट प्रीवियस वाले से डिवाइड कर दें तो रिजल्ट क्या है, थर्ड टर्म है आपका यहाँ पे, यही सेकंड टर्म है, तो थर्ड टर्म को उसके जस्ट प्रीवियस वाले से डिवाइड करेंगे 4 से, यहाँ पे रिजल्ट क्या मिला 2। ये वाला जो फोर्थ टर्म है 16, उसके जस्ट प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर देंगे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो आपका रेशियो मिला, रेशियो को बोले कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, थर्ड से सेकंड को। तो ये जो एग्जैक्ट वैल्यू मिल रही है ये डिफाइन करता है कि ये जो नंबर्स का पैटर्न है वो किसमें है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बाद अगर हम आपको ये कहें कि अगर ये जीपी में है, इसका 20th टर्म बताओ या 30th टर्म बताओ या 25th टर्म बताओ या कोई भी टर्म बताने के लिए आपसे बोला जाए, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये जो जीपी है उसमें उसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन रेशियो क्या है। ये जो आपकी वैल्यू मिल रही है ना, इसको हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। इन सभी को क्या बोला जाता है, कॉमन रेशियो। अगर ये जीपी में है तो इसको हम स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसको हम स्मॉल आर से डिफाइन करते हैं। यह कांस्टेंट टर्म होता है कि आप इसकी वैल्यू कैसे निकालते हो, वैल्यू कैसे निकालते हैं आपने देखा, और आपने ये भी देखा कि ये जो दिया गया नंबर है वो जीपी में है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है कि इसका जो जनरल टर्म टी एन या इसे को हम ए एन के नाम से जानते हैं। जो ए एन होता है वो क्या होता है, ए आर रेड पावर n-1, ए आर
रेड पावर n माइनस 1। ये इसका क्या होता है बेटा, ये जनरल टर्म होता है, nth टर्म होता है। एक्चुअली ऐसा क्यों लिखते हैं, वो लिखने का तो जो तरीका है, तो जैसे पहला टर्म होता है a, फिर a r, फिर a r स्क्वायर, a r क्यूब। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पर केवल a है, यहाँ पे r है, r की वैल्यू अगर है तो r का पावर 0 है, यहाँ पे वैल्यू है, ये पहला टर्म है तो r का पावर 0 है, यहाँ दूसरा टर्म r का पावर 1 है, तीसरा टर्म है तो यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, ये चौथा टर्म है तो r का पावर दैट मीन्स उसके जस्ट एक पहले कम। यानी कि अगर आपको nth टर्म निकालना है तो r का पावर क्या आएगा, n माइनस 1। तो अगर इसी का हम nth टर्म लिखें तो ये क्या मिल जाएगा, a r n माइनस 1। ठीक, ये आपका nth टर्म, दिस इज द nth टर्म। ओके, अब nth टर्म के बाद हम करेंगे, यहाँ पे ये चेक करेंगे कि जैसे अभी इसके जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि अगर ये 2, 4, 8, 16 है, यहाँ पर फर्स्ट a की वैल्यू 2 है और जो r की वैल्यू है वो क्या आ गई, 2 आ गई, ये भी 2 आ गई, ये भी 2 आ गई। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको, nth टर्म की। तो tn की जो वैल्यू आएगी, या इसी को हम an भी लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, an, और ये वैल्यू क्या आएगी, a r n माइनस 1। ओके, अब अगर nth टर्म की बात करें तो a की वैल्यू आपके पास 2 थी और यहाँ पे 2 पर पावर n माइनस 1। इसका जो nth टर्म आएगा वो क्या है, 2 पर पावर, यहाँ पे 1 आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता है, चलिए आप इसको देख सकते हैं। जब बेस सेम होता है तो उसकी डिग्री ऐड हो जाती है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये 2 रेड पावर क्या आएगा, 1 प्लस n माइनस 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेड पावर, दैट मीन्स कि जो tn है, जो nth टर्म होगा वो 2 रेड पावर क्या है। ओके, और ये जो n होगा बेटा वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर को डिफाइन करेगा, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल, क्योंकि जो नंबर ऑफ टर्म्स दिया जाता है 1, 2, 3, 4, 5 ये फ्रैक्शन में नहीं आता, जो टर्म्स लिए जाते हैं वो किस में आता है, नेचुरल नंबर में आता है। तो यहाँ से चीज़ आपने देखी कि अगर हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो t1 आ जाएगा, t1 का मतलब फर्स्ट है, ये वाली वैल्यू, जैसे ही n की वैल्यू मैंने 1 पुट करी, ये वैल्यू क्या मिल जाएगी, 2। अगर n की वैल्यू मैंने 2 पुट कर दी तो ये सेकेंड ऑर्डर टर्म आएगा, 2 रेड पावर 2 आ जाएगा, 2 रेड पावर 2 का मतलब ये 2 वैल्यू देते हैं, 2 पर पावर 3 का मतलब ये 8 आएगा, 2 पर पावर 4 का मतलब ये 16 आएगा। और यही आपने देखा था कि जो हमने लिया था सीक्वेंस यही था, 2, 4, 8, 16, दैट्स ऑल। ओके, अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज़ और देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस में ऐसे पुट कर दिया जाता है कि 2 टर्म का रेशियो कांस्टेंट आता है, तीसरे में वैल्यू बराबर नहीं आती है। जैसे अभी आपने देखा, जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि सपोज करो मैंने यहाँ पे 1 ले लिया, यहाँ पे 3 ले लिया, यहाँ पे 9 ले लिया, यहाँ पे 16 ले लिया, ऐसे ले लिया। तो बच्चे गड़बड़ी कहाँ पे करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं 1 है, यहाँ पे 3 है, 1 और 3, ठीक है। अब 1 और 3 में इसका रेशियो निकालेंगे, r की वैल्यू क्या आएगा, 3/1, यहाँ पे क्या है, r की वैल्यू 9/3, दैट मीन्स ये भी 3 है। ये लास्ट वाला जो टर्म है इससे इसका रिलेशन r की वैल्यू निकालेंगे तो 16/9, तो ये जो भी 3 के बराबर नहीं है, ये 3 के बराबर नहीं है। अगर इस तरह से कंडीशन दे जाए तो आप लोग समझना चाहिए ये जीबी में है ही नॉट इन जीबी। अगर ये जीबी में नहीं होगा तो उसका nth टर्म आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो जीबी में होगा उसी का आप nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, या एपी में है तो भी उसका nth टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, बट ये जीबी में नहीं आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर रेशियो सभी जगह कांस्टेंट, यहाँ पे यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये जो दिया गया पैटर्न है वो सीक्वेंस जो दिया गया है ये सीक्वेंस तो होगा, लेकिन ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आने के लिए इसका रेशियो कांस्टेंट आना चाहिए था, बट यहाँ पे r3 के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए दिया गया जो सीक्वेंस होगा वो जीबी को फॉलो नहीं करेगा। अगर जीबी को फॉलो नहीं करेगा तो उसका nth टर्म आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और एक थोड़ा सा हम एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे। सपोज हमने एक क्वेश्चन लिया
कि अगर हमने ले लिया 1/2 स्क्वायर 1/2। आप सबसे पहले ये चेक करके बताइए कि क्या ये जीपी में है या नहीं। तो जीपी का सीधा सीधा सिंपल है कि सबसे पहले आपको क्या करना क्या रहता है कि सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को क्या करना डिवाइड करो। तो 1/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है 1/2। तो क्या होगा 2 ऊपर चला जाएगा 2/2 स्क्वायर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो यहाँ से 2 बढ़ जाएगा, ठीक है। या तो 2 को नीचे ले आओ, इसको ऐसे भी सम कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू ये 2 पर पावर 1 है तो 1/2 में 2 पर पावर क्या है 2 स्क्वायर है 2 पर पावर माइनस। अब बेस सेम होगा तो डिग्री सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करने का मतलब 2 - 1 हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ये रेशियो की वैल्यू क्या जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे जब करेंगे तो 3 - 2 करोगे तो 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे आर की वैल्यू 1/2 आने वाली है और यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो है ए की वैल्यू 1/2 आने वाली है। अगर आपको इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है, nth टर्म निकालने के लिए आप क्या करोगे, nth टर्म निकालने के लिए क्या करोगे, जो डी एल होगा इसके बराबर है ए आर एन माइनस 1। और ए की वैल्यू 1/2 और दूसरे ब्रैकेट में 1/2 पर और क्या है एन माइनस 1/2 बेस है तो डिग्री ऐड हो जाएगी। यहाँ पर बना रेडी है तो जब करेंगे तो क्या आएगा 1/2 या आप इसको 1/2 ठीक 1/2 रेड कॉर्डियन या 1/2 रेड कॉर्डियन। एन की वैल्यू 1 2 3 पुट करोगे तो ये आपको सीक्वेंस मिल जाएगा और ये सीक्वेंस किस में आएगा जीपी में आएगा। ऑलराइट ना अब हम देखिए कि किसी भी सीक्वेंस का अगर आपको n टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो कैसे लिखो। तो सबसे पहले आप करोगे क्या कि n टर्म्स को आप लिखो और उन सभी का सम निकालो। तो ये कैसे होगा आप देख सकते हैं। सम फर्स्ट n terms of GP of a GP। किसी GP के पहले n टर्म्स का सम आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सबसे पहले अगर हम ये लिखें कि पहले n टर्म्स का जो सम आएगा वो कैसे हम लिखेंगे ये देखिए। तो पहले GP के n टर्म्स को लिखेंगे, क्या लिखेंगे ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर एन माइनस और ये किसे है जीपी में। आपको इन सभी टर्म्स का सम निकालना है। तो इस पूरे सम को अगर हम कैपिटल एस से डिफाइन कर दें तो क्या है लेट एस बी द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द गिवन। फर्स्ट एन टर्म्स का सम आप फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्या होगा एस इज इक्वल टू ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस प्लस ए आर प्लस लास्ट में क्या है ए आर एन माइनस और इन सभी का जो सम होता है इसको हम लिखते हैं क्या, इन सभी को ऐड करने पे आपको एक फार्मूला मिलेगा और उस फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक्चुअली बेटा ये जो सम है आपका इन सब का डायरेक्टली इस्तेमाल होता है और जेई के लेवल पे एक्चुअली बहुत सारे बच्चे जो बोर्ड लेवल पे होते हैं तो बोर्ड लेवल पे एक्चुअली उन लोगों को थ्योरी पढ़ाई जाती है, बट आपको सबसे जो मेन काम होता है उसका रिजल्ट JEE में क्या होना चाहिए कि उसका रिजल्ट इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। रिजल्ट का इस्तेमाल, ठीक है। अब रिजल्ट का इस्तेमाल आप कैसे करोगे ये देखिए। जो सम होता है इन सभी को सम करने पर जो रिजल्ट निकल के आता है वो होता है ए इंटू आर रेड और एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन जी। आर की वैल्यू है आपके पास और ए की वैल्यू है तो उसके पहले एन टर्म्स का सम फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग दिस फार्मूला, ओके। बहुत ही आसानी से आपके पास ए है, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, आर की वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे पुट कर दो माइनस अपॉन आर माइनस। ये वाला फार्मूला आप ऐसे लिख सकते हो एस इज इक्वल टू
ए इंटू 1 माइनस आर रेड पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। आप इस फार्मूले का भी इस्तेमाल करते हो आप दिखा सकते हो। यहाँ से देखिए माइनस को बाहर निकाल देंगे, यहाँ से माइनस को बाहर करेंगे तो वैल्यू ये मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझ निकल के आती है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करें और पहले n टर्म्स का सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो इसी से रिलेट करेगा। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि एक क्वेश्चन देते हैं कि पहले n टर्म्स का सम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम एक चीज़ लिखेंगे, एक सीक्वेंस लिखेंगे कि जो किसमें हो, जीपी में। सपोज करो हमने लिखा 1 लिखा, 4 लिखा, 16 लिखा, 256 लिखा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या यह दिया गया सीक्वेंस जीपी में है कि नहीं। सबसे मेन फोकस आपको समझने में ये है कि ये जीपी में है या नहीं। तो सबसे पहले देखो 4 को 1 से डिवाइड करो तो वैल्यू बन जाएगी 4। 16 यहाँ पे देखिए 16 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या आ जाएगा भाई 4। 256 होगा तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा 16 आ जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 16 आ जाएगा। रेशियो कांस्टेंट है तो ये जीपी में नहीं होगा। अब जीपी में करने के लिए क्या करोगे, इसमें कुछ चेंज करोगे। अब चूँकि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स की वैल्यू निकालनी है और वो जीपी में जीपी का फार्मूला इस्तेमाल करना चाह रहे हो तो सबसे पहले इसको जीपी में कन्वर्ट तो करो। ये क्वेश्चन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि बच्चे 2 टर्म्स 3 टर्म्स तक देखते हैं, उसके बाद में उससे फार्मूला लगा देता है और रिजल्ट वो दे देता है उसमें, और उसमें से ऑप्शन एक दे देता है कि नग ऑफ टी। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये वाला जो टर्म आएगा वो यहाँ से नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम सबसे पहले वो टर्म्स लेंगे जो जीबी में होंगे। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं 64 कर रहा हूँ, 64 डिवाइडेड में क्या है 16, ये वैल्यू यानी कि सभी में कांस्टेंट होगी वैल्यू। तो सभी में कांस्टेंट मिलने का क्या मतलब, सभी में कांस्टेंट मिलने का ये सीधा मतलब है क्या है कि ये जीबी में है। अब आप बेहिचक फार्मूले का इस्तेमाल कर लोगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि क्या ए की वैल्यू क्या मिल रही है 1 और आर की वैल्यू क्या मिल रही है 4। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम आएगा ऐसा निकला या ऐसा निकला कोई ऐसा क्या नहीं करना है। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स फार्मूला क्या होता है कि r रेड पावर n माइनस डिवाइडेड में क्या है r माइनस। ओके, अब यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे 1 आ जाएगा। r रेड पावर n r की वैल्यू क्या है 4 रेड पावर n माइनस डिवाइडेड में क्या है 4 माइनस 4 माइनस 1 मतलब 3। तो उसका जो रिजल्ट निकल के आएगा वो क्या है, जो ऐसा आ जाएगा वो क्या है 4 रेड पावर n माइनस 1 बटा और ये आपका आंसर ऐसे की वैल्यू ये आ जाएगी। ओके, अच्छा पहले ये हो गया, पहले n नेचुरल नंबर्स का सम। ठीक है, अब यहाँ पे एक्चुअली करना आपको ये रहता है कि सपोज करो हमने ये देखें, सपोज करो हमने एक क्वेश्चन लिख दिया कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का अगर आपको सम फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि n टर्म्स का सम आपने देखा ऐसा की वैल्यू आपको मिल रही है कि a r पावर n माइनस 1 अपान में क्या है r माइनस 1। अब देखिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का यस इनफाइनाइट की जो वैल्यू आती है वो a अपान 1 माइनस r बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्टेशन ये आता है क्या कि r की वैल्यू 1 से छोटी, अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, r की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए, तो अगर r की वैल्यू 1 से बड़ी आ जाए और ये इनफाइनाइट को टेंड करने लगे, यहाँ पे ध्यान से देखें थोड़ा सा इस वाले टर्म को देख लीजिए, क्योंकि r की वैल्यू 1 से बड़ी, 1 से बड़ी का मतलब कुछ भी वैल्यू आ जाए और रेड और n करेंगे जहाँ पर n किसको टेंड कर रहा है इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, ये तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, बहुत ही बड़ी वैल्यू आ जाएगी।
इसको आप डिफाइन ही नहीं कर सकते, क्योंकि रेड पावर एन है और एन किसको नहीं कर रहा है, इनफाइनाइट। तो 1 से बड़ी वैल्यू पर अगर हम डिग्री लगाते हैं इनफाइनाइट, इसका मतलब वो बहुत बड़ा वैल्यू बन जाएगा, तो उस पर वैल्यू डिफाइंड नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे देखिए, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी का मतलब 1 से छोटा, दैट मीन्स 1/2 आ जाए या 1/3 आ जाए या 0 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाए, तो यहाँ भी ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, जैसे मान लिया जाए 1/2 ले लिया, ठीक है, या 1/3 ले लिया, तो 1/3 में पावर एन लगा दिया, और एन अगर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है तो ये वैल्यू क्या आ रही है, ये बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 1/3 में पावर इनफाइनाइट, यानी कि ये बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी, ये क्या होगी, बहुत बड़ी वैल्यू बनेगी। और बहुत बड़ी वैल्यू से जब 1 को डिवाइड करोगे तो रिजल्ट में क्या आने वाला है, 0। क्या आने वाला है, 0। तो ये अगर टर्म आपका 0 से और 1 के बीच में वैल्यू लाई करता है, मीन्स आर की वैल्यू, कॉमन रेशियो की वैल्यू अगर 1 और 0 के बीच में लाई करता है, तो ये पूरा टर्म आपका 0 बन जाएगा। और जैसे ये 0 बना, अगर आर की वैल्यू हम रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज लेस देन 1, इसका मतलब 0 और 1 के बीच में लाई करना चाहिए, तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो पूरा 0। आप ए का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या बन जाएगा, माइनस आपके अपन माइनस आपके बाहर निकालेंगे और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ए अपन माइनस आ जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू क्या है, 1 से छोटी, तो ये वैल्यू डिफाइन होगी, ठीक है। और आर की वैल्यू तो 1 आप ले नहीं सकते, यहाँ पर आर की वैल्यू 1 ले लिया तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाएगा, और 0 के केस में ये वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी। तो अनडिफाइंड नहीं करना है आपको, अनडिफाइंड नहीं करना, आपको डिफाइंड करना है। तो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करने के लिए रेजिस्ट्रेशन लगाना पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर है वो 1 से अगर छोटा है तो इसके इनफाइनाइट नंबर का सम फाइनाइट वैल्यू देगा। इसके लिए आप ये वैल्यू फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे, इसका इस्तेमाल करते हुए इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना, जो किस में होगा, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ था नहीं, बस ये थोड़ी सी बात समझने वाली थी कि अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक हम क्वेश्चन लेंगे इसके बेस पे। सपोज करो अभी मैंने एक एग्जाम्पल दिया था 1/2 स्क्वायर 1/2 बाकी, ठीक है। ये आपने जीबी लिखा है, जिसका फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू 1/2 है और आर की भी वैल्यू क्या आएगी 1/2। ओके, अब ये देखिए हम आर की वैल्यू क्या लेंगे 1/2, आर की वैल्यू अगर 1 से छोटा है छोटा, तो इसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट इजीली कर सकते हैं। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ये क्या बन जाएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। क्यों, क्योंकि आर की वैल्यू 1 से छोटी, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का जो सम है वो फाइंड आउट नहीं हो पाता। तो आप आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी है, इसका मतलब ऐसे इनफाइनाइट की वैल्यू आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1/2, तो 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो इन सभी की वैल्यू ये देखिए, ऊपर आपका 1/2 बना, नीचे भी क्या बना 1/2, ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो गई और वैल्यू क्या है, यानी कि ये जो जीबी में दे रखा है इन सभी टर्म्स का अगर आप सम डिफाइन करोगे, सम फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो ये रिजल्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आप जीबी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसी के बेस पे चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सपोज कर लिया मैंने एक क्वेश्चन ले लिया 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अगर इसका सम निकालना है बेटा आपको, जीबी में है या नहीं, सबसे पहले ये चेक करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 4 हो गया 9 हो गया 16 हो गया, क्या इसका ये जीबी में है या नहीं, ठीक है। जीबी में है तो 9/16/9 ये जीबी में नहीं है, इसका सब फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये वुलवर फॉर्म मिल जाएगा।
ये सीक्वेंस तो बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा? सीक्वेंस। देखिए सीक्वेंस में और भी सारी चीज़ें हैं। पहले नेचुरल एंड नेचुरल नंबर्स का सम देखिए। सीक्वेंस में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे और ये सारी की सारी जो वैल्यूज डिफाइन होती है ना, वो किसी ना किसी प्रोग्रेशन के अंतर्गत से ही निकलता है। जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम है आर इज इक्वल टू 1 to n है, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 2 मिल जाएगा, आर की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा, ऐसे ही आर की वैल्यू n पुट करेंगे तो 3 मिल जाएगा। अब एक्चुअली करना क्या है, ये सभी का सम, ये समेशन का मतलब होता है कि आर की वैल्यू 1 से लेकर के 2 3 4 5 6 पुट करें और ये n तक पुट करें और उन सभी का सम, इसका ये मतलब है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आर की वैल्यू अगर हम 1 पुट कर लेंगे तो आर की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 + 2 + 3 + 4 एंड दैट्स ऑल। और लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में क्या मिल जाएगा? ठीक है। इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो ये लिखा है, इसी का जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या लिखा है? ये समेशन के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये सम है। अब आपको पता है कि ये क्या है? ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को डिफाइन करता है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? a + n - 1 into d, n टर्म्स है a + n - 1 into d, और d की वैल्यू क्या है? 1। अब यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस, ये पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालना है, तो ये तो nth टर्म हो गया, ये आपका nth टर्म में निकालना है, आपको सम निकालना है। तो Sn की वैल्यू क्या है? Sn फार्मूला क्या होता है? n/2 a + n। शायद आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी, इसको हम एक फार्मूले से और निकाल सकते हैं, n Sn की वैल्यू होती है n/2 × 2a + n - 1 into। आप इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लीजिएगा, इस फार्मूले से फाइंड आउट कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? n/2 a की वैल्यू 1 मिल जाएगी और लास्ट वाला कुछ टर्म को क्या मिल जाएगा? इसका क्या मतलब हो गया? इसका सीधा मतलब हो गया n × n + 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोगों के लिए। इस तरह से आप इसकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसी तरह से जो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? उसके लिए यूज करते हैं, देखिए यहाँ पे है r², r की वैल्यू 1 से लेकर के n है। अगर r की वैल्यू 1 से लेकर के n तक है और ये सभी का सम लिखना है तो इसको डायरेक्टली मैं इसका रिजल्ट लिख रहा हूँ। ये होता है n + 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। क्या होता है? डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये r की वैल्यू 1 पुट करोगे, r की वैल्यू 1 पुट करोगे, यानी कि n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1, और ये क्या बन जाएगा? 1 + 1 2 बन जाएगा, और ये 2n + 1 यानी कि 2 + 1 3 और 2 मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 6 से 6 कट जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी r² का मतलब r की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मिलेगा, r की वैल्यू यहाँ से यानी कि n की वैल्यू 2 पुट करोगे तो ये 2 बन जाएगा, 2 और 1 3, 2 2 जा 4 और 1 5, तो 5 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके और फिर यहाँ पे 2 सभी का प्रोडक्ट 6 से डिवाइड करोगे तो 4 रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से ये वैल्यू मिल जाएगी। थर्ड है आपका, थर्ड में आप लोगों को ये देखना रहता है कि अगर समेशन ऑफ r = 1 to n है और यहाँ से r³ की वैल्यू r, ठीक है, r3 इसकी जो वैल्यू आती है वो जो n होता है n + 1 डिवाइडेड बाई 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का क्या होता है? होल स्क्वायर। इन सीक्वेंस से रिलेटेड, ठीक है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट यूज होने वाले क्वेश्चंस के फार्मूलाज हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के, ठीक है। तो इसको आप लोग लर्न करिएगा। कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं इसके, कुछ जीबी की प्रॉपर्टी भी है, जीबी की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम और भी करेंगे, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वाले वीडियो में हम क्या करेंगे कि जीबी की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको लिखेंगे और
उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो जो मेंस और एडवांस में आते हैं उसको हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी प्रॉपर्टी के बारे में सीखेंगे, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है।